हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 31 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में वाशिंगटन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस स्ट्रेंज हंटर को उन्होंने ब्यूरो में रखा हुआ है। वहीं पर वो एस क्लास के हंटर डांगसू को बुलाती है क्योंकि उसे कोरियन आती है। वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, जैसे ही मैं यहाँ से गया एक बहुत ही अजीब सा वाकया हो गया। ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि वापस आते ही मुझे इसको इंटेरोगेट करने को मिलेगा। डांगसू कहता है, ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग बात है, एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि इंसानों की भाषा बोल सकता है। फिर डांगसू इन्वेस्टिगेशन रूम में उसके सामने जाकर बैठ जाता है और कहता है, तुम तो कोरियन बोलते हो, तुम एक मॉन्स्टर हो जो कि इंसानी भाषा बोल सकते हो। वो स्ट्रेंज हंटर यानी कि सांग इलवान उसे कहता है, मैं एक इंसान हूँ, मैं कितनी बार तुम्हें ये बात बताऊं। अगर तुम लोगों को शक है तो मेरा डीएनए टेस्ट कर सकते हो। डांगसू से कहता है, चाहे कुछ भी हो हमें अलर्ट रहना होगा। तुम एक डंजन गेट के अंदर से निकले हो सकता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो जो कि इंसान की शक्ल में यहाँ पर आए हो। डांगसू से कहता है, ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो। ये सिर्फ मैं ही डिसाइड करूंगा कि तुम एक मॉन्स्टर हो या फिर एक इंसान हो। सांग इलवान उसे कहता है, अच्छा ठीक है, मैं कोऑपरेट करूंगा, पूछो तुम्हें क्या पूछना है। डांगसू से पूछता है, क्या तुम एक डंजन के अंदर मारे गए थे? तुम एक डंजन के अंदर 10 साल तक जिंदा कैसे रहे? क्या तुम एक मरे हुए ज़ोंबी हो? सांग इलवान उसे कहता है, नहीं, मैं एक जिंदा इंसान हूँ। डांगसू से दूसरा सवाल पूछता है, क्या ऐसा हो सकता है कि एक इंसान जो डंजन के अंदर मर जाए वो जिंदा बाहर आ सकता है? असल में डांगसू अपने भाई के बारे में सोच रहा होता है कि अगर ये वापस आ सकता है तो मैं अपने भाई को भी जिंदा ला सकता हूँ। सांग इलवान उसे कहता है, ये बिल्कुल नामुमकिन है, डंजन के अंदर मरने वाले जिंदा नहीं आ सकते। सांग इलवान उसे कहता है, मुझे भी तुमसे एक सवाल पूछना है। डांगसू से कहता है, यहाँ पर इंचार्ज मैं हूँ, मैं सिर्फ सवाल पूछूंगा। सांग इलवान उसे कहता है, गेट्स और डंजन्स और इन मॉन्स्टर्स के बारे में तुम कितना कुछ जानते हो? ये बात सुनते ही डांगसू भी चुप हो जाता है, जबकि बाहर खड़े लोग भी चुप हो जाते हैं जो कि इनको मॉनिटर कर रहे होते हैं। डांगसू से कहता है, क्या तुम्हें कुछ पता है? क्या तुम कहना चाहती हो कि तुम्हें इन डंजन्स और गेट्स के बारे में हमसे ज्यादा पता है? सांग इलवान उसे कहता है, ये डंजन्स और गेट्स का ओपन होना और उसके अंदर मॉन्स्टर्स का होना, ये तो सिर्फ उस जंग की शुरुआत है जो कि आने वाली है। और इन मॉन्स्टर्स से भी ज्यादा पावरफुल एक मॉन्स्टर है जो कि बहुत ही जल्दी जाग चुका है। डांगसू से कहता है, तो तुम यहाँ पर क्यों हो? क्या तुम उसको रोकने के लिए आए हो? सांग इलवान उसे कहता है, हाँ, मैं उसे रोकने के लिए आया हूँ। डांगसू से कहता है, आखिर वो पावरफुल मॉन्स्टर कौन है? सांग इलवान उसे कहता है, मुझे नहीं पता। डांगसू हंसते हुए सांग इलवान से कहता है, एक ऐसा इंसान जो डंजन से इस मकसद के लिए बाहर आया है ताकि वो ग्रेटेस्ट डिजास्टर को रोक सके और इंसानों को बचा सके, लेकिन वो उस डिजास्टर के बारे में कुछ भी नहीं जानता और ना ही हमें बताना चाहता है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हमें इस बारे में बताना चाहिए? हम सब लोग मिलकर उसका सामना करेंगे। सांग इलवान उसे कहता है, तुम्हारे पास चाहे कितने भी ज्यादा हंटर्स क्यों ना हो, उसके सामने सारे बेकार हैं, क्योंकि वो उन सारे हंटर्स को भी अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। और तुम ये बात अच्छी तरह से समझ सकती हो क्योंकि तुम भी थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ये थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग वाली बात सुन के डांगसू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग कहने की? मैं एक एस रैंक का हंटर हूँ। सांग इलवान की बात से वो गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है, मुझे अब तुमसे और कोई भी बात नहीं करनी, मैंने फैसला कर लिया कि तुम क्या हो। डांगसू कोरिया से लाई हुई इसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को उठाता है और कहता है, इसके ऊपर जो पिक्चर है, अगर इस बंदे के बाल काट दिए जाए तो ये बिल्कुल इसी पिक्चर की तरह का दिखेगा। ये तो वाकई में एक इंसान है जो कि कोरिया से है। हालांकि 10 साल एक डंजन के अंदर गुजारने से भी इसकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी। डांगसू सांग इलवान से कहता है, तुम्हारे ग्रेड्स तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तुम्हारा रैंक भी अच्छा है, आजकल तुम बहुत ज्यादा पैसा कमा सकोगे। आजकल डंजन में हमारा ग्रेड सिस्टम चलता है, तुम जितने ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारोगे उतने ज्यादा तुम्हें पैसे मिलेंगे। तुम यहाँ पर एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हो क्योंकि तुम्हारा जमाना पुराना हो चुका है, इसलिए तुम्हें इस नए जमाने के मुताबिक ढलना होगा। लेकिन जैसे ही डांगसू नीचे पड़ता है, उसकी बीवी का नाम होता है पार्क क्योंग ही और उसके 2 बच्चे भी होते हैं। और बच्चों में से बेटे का नाम पढ़ के डांगसू हैरान हो जाता है। डांगसू सांग इलवान से कहता है, क्या तुम्हें अपनी बेटी का नाम याद है? सांग इलवान से कहता है, मेरी बेटी का नाम संग जीना है। डांगसू से कहता है, और तुम्हारे बेटे का नाम क्या है? सांग इलवान से कहता है, मेरे बेटे का नाम संग जिनवू है। संग जिनवू का नाम सुनते ही डांगसू हंसना शुरू कर देता है। सांग इलवान से कहता है, अचानक तुम्हें क्या हुआ? डांगसू अपनी ब्लड लस्ट वाली पावर को रिलीज करता है। सांग इलवान देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, अचानक इसको क्या हो गया? डांगसू हंसते हुए उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि इसका फैसला मैंने करना है कि तुम एक मॉन्स्टर हो या इंसान हो, तुम जिंदा रहोगे या नहीं। सांग इलवान भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है, मैंने तुमसे पूछा है कि तुम्हें अचानक क्या हुआ? मेरे बेटे का नाम सुनकर तुम्हारा ब्लड लस्ट मूड क्यों एक्टिवेट हो गया? डांगसू से कहता है, मैं जवाब नहीं दूंगा। सांग इलवान उसे कहता है, तो फिर मैं अपनी फोर्स का इस्तेमाल करूंगा। डांगसू सोच रहा होता है, अगर मैं उसके बेटे से बदला नहीं ले पाया तो मैं इसके बाप से बदला लूंगा। और साथ ही वो बाहर खड़े इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कहता है, ये एक मॉन्स्टर है और मैं इसे मारने वाला हूँ। तुम लोगों को जल्दी से इस बिल्डिंग को खाली करना होगी क्योंकि ये मुझ पर अटैक करने वाला है। डांगसू सांग इलवान से कहता है, मैं अभी अभी साउथ कोरिया से वापस आया हूँ और मैं तुम्हारे बेटे के करंट स्टेटस के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। तुम्हारा बेटा मर चुका है।
संग इलवान बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। डांगसू से कहता है, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के पास भेज रहा हूँ, तुम ऊपर जाकर अपने बेटे से मिल सकते हो। नेक्स्ट सीन डीमन कासिल का होता है, जहाँ पर संग जिनवू अपने आप को लेवल अप करने की कोशिश कर रहा है और उसे 10,000 सोल्स को इकट्ठा करना है। जिनवू अपनी क्वेस्ट के पार्ट 1 के लास्ट स्टेप पर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसका सामना एक नेक्रोमैंसर के साथ होता है, बिल्कुल जिनवू की तरह का एक नेक्रोमैंसर जो कि डेड्स को कंट्रोल कर सकता है। उसके पास अपनी ज़ॉम्बीज की एक पूरी आर्मी होती है। जिनवू इग्रिस और आयरन से कहता है, मेरे लिए रास्ता साफ करो, मुझे जाकर उससे फाइट करनी है। जिनवू के शैडो सोल्जर्स और उसकी डेड आर्मीज के साथ फाइट स्टार्ट हो जाती है। इस फ्लोर के बॉस का नाम मैटस होता है। मीटस जिनवू से कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि मेरे बच्चे कमजोर होंगे? जरा मेरे सोल्जर्स को देखो कितने ज्यादा पावरफुल है। लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है, सामने जिनवू नहीं होता। जिनवू उसकी चेयर के ऊपर खड़ा होता है और उसे कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि मैं कमजोर हूँ? मीटस जिनवू को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जिनवू से कहता है, मुझे नहीं पता था कि मरे हुए ज़ॉम्बीज को भी डर महसूस होता है। खैर इससे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी तुम मरने वाले हो। और साथ ही जिनवू अपने नाइफ से उसको मार देता है। मीटस क्योंकि बहुत ज्यादा वीक होता है, उसकी खास पावर यही होती है कि वो बहुत ज्यादा सोल्जर्स को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसके डिफेंसेस बहुत ज्यादा वीक होते हैं। साथ ही जिनवू के पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है कि तुमने मीटस को हरा दिया है। मीटस क्योंकि एक बॉस लेवल का मॉन्स्टर होता है, इसलिए उसको हराने पर जिनवू को बहुत सारी स्पेशल आइटम्स मिलती है, जिसमें उसे एक स्पेशल वाटर टाइप का पोशन मिलता है। इसके अलावा मीटस के पास जितनी भी डीमन सोल्स होती हैं, वो सारी जिनवू को मिल जाती हैं और साथ ही 2 पॉइंट के साथ उसका लेवल अप होता है। जिनवू कहता है, इसकी मैजिकल पावर बहुत ज्यादा है, ये तो एक वक्त पर बहुत सारी आर्मी को कंट्रोल कर सकता है। मैं इसको भी अपने शैडो में तब्दील करना चाहता हूँ, लेकिन ये डीमंस की सोल्स को मैं अपने लिए शैडोज नहीं बना सकता। जिनवू कहता है, मेरे सेट का मुझे एक और पीस मिल गया है। मुझे पता था कि बॉस ग्रेड का मॉन्स्टर एक और पीस छोड़ेगा। अब जिनवू के पास अपने सेट में 2 चीजें हो चुकी हैं, जबकि बाकी की 2 चीजें उसे चाहिए अपने सेट को पूरा करने के लिए। उसके बाद उसे एक नया स्किल मिलेगा। जिनवू कहता है, इसका मतलब यहाँ पर और भी बॉस ग्रेड के मॉन्स्टर्स होंगे जिनसे मुझे ये सेट आइटम्स मिलेंगी। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्वेस्ट यहाँ पर पूरी हो चुकी है क्योंकि मैंने 10,000 से ज्यादा सोल्स को इकट्ठा कर लिया है। जिनवू वहीं पर बैठ जाता है और कहता है, वैसे भी मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मैं अपनी लिमिट पर हूँ, मैं इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। और साथ ही उसके पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है कि तुमने अपनी क्वेस्ट के पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया है। और एक और विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है, अब तुम अपने रिवार्ड्स को हासिल कर सकते हो। जिनवू अपने रिवार्ड 1 को एक्सेप्ट करता है और उसे कहा जाता है, अपने लिए एक आइटम को चूज करो, जो भी तुम चूज करना चाहो, चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो। जिनवू अपने स्टोर को ओपन करता है और कहता है, क्या मुझे एक ऐसा वेपन खरीदना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा महंगा हो, क्योंकि अगर वो महंगा होगा वो उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन मुझे ऐसी चीजों पर अपने पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, क्योंकि डंजन्स के अंदर बॉस को मारने पर मुझे अच्छे अच्छे वेपन्स मिल रहे हैं। जैसे जैसे मैं डंजन्स को क्लियर करता जाऊंगा, मुझे वेपन्स मिलते जाएंगे। जिनवू से फिर से कहा जाता है, जल्दी से चूज करो। जिनवू कहता है, मुझे अपने कर्स रैंडम बॉक्स को चूज करना है। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि जिनवू ने ब्लेस रैंडम बॉक्स को चूज किया था, लेकिन कर्स आइटम बॉक्स वो चूज नहीं कर पाया था। उसी वक्त जिनवू के हाथ पे कर्स रैंडम बॉक्स आ जाता है। उन दोनों बॉक्सेस में फर्क ये होता है कि ब्लेस्ड आइटम बॉक्स में एक ऐसी आइटम होती है जो कि प्लेयर को चाहिए होती है, जबकि कर्स आइटम बॉक्स में से एक ऐसी चीज निकलेगी जिसकी प्लेयर को जरूरत है। जिनवू कहता है, ब्लेस्ड रैंडम बॉक्स से मुझे की मिली थी जो कि इस डीमन कासल की थी। यहाँ तक मैं पहुंचा और मैंने अपने लेवल को अप किया। अब पता नहीं इस बॉक्स में से मुझे क्या मिलेगा। जिनवू कहता है, मैं ये जानने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हूँ कि इस बॉक्स में से क्या निकलेगा। उसी वक्त वो बॉक्स ओपन होता है और उसके अंदर से एक और की निकलती है। जिनवू मुझे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, इसके अंदर से तो एक और की निकल आई, लेकिन उस की डिटेल्स के बारे में कुछ भी नहीं होता, ना ही डिस्क्रिप्शन होती है और ना ही उसका रैंक होता है। जिनवू कहता है, ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है, इसके बारे में तो कोई भी डिटेल नहीं लिखी हुई। ऐसी आइटम मैंने पहले कभी नहीं देखी, मैं इसको कहाँ पर इस्तेमाल करूंगा। जिनवू उसे अपनी इन्फेंट्री में रख लेता है और कहता है, किसी ना किसी दिन मुझे पता चल ही जाएगा। साथ ही जिनवू अपने रिवार्ड 2 को एक्सेप्ट करता है। रिवार्ड 2 में उसे +20 बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। जिनवू कहता है, मैं अपने सारे पॉइंट्स को अपनी इंटेलिजेंस में शामिल करना चाहूंगा, यानी कि अपनी मैजिकल पावर्स में, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा शैडोज को कंट्रोल कर सकता है। और तीसरे नंबर पर उसके पास ऑप्शन होता है हिडन रिवार्ड का। जिनवू कहता है, एक्सेप्ट रिवार्ड 3। जिनवू कहता है, कर्स रैंडम बॉक्स में से एक की निकली, मुझे कोई भी ज्यादा उम्मीद नहीं कि इसमें से कुछ अच्छी चीज निकलेगी। तीसरे रिवार्ड में से उसके पास एक पेपर निकलता है जो कि होली वाटर ऑफ लाइफ का होता है। उसे कहा जाता है कि तुम इससे होली वाटर ऑफ लाइफ बना सकते हो, जिससे तुम किसी भी बीमारी को क्योर कर सकते हो। नेक्स्ट सीन फिर से वाशिंगटन का होता है। संग इलवान और डांगसू दोनों के दरमियान फाइट होती है और वो पूरी की पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। फायर फाइटर्स वहाँ पर आग को बुझा रहे होते हैं। वहीं पर कुछ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खड़े होते हैं और कहते हैं, हमने तो सुना था जब एस रैंक के हीरोज में फाइट होती है तो आसपास की सारी जमीन तबाह हो जाती है और वहाँ पर कुछ भी नहीं बचता, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक ही बिल्डिंग तबाह हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये वाकई में एस रैंक की फाइट थी? चीफ उसे कहते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है, एस रैंक की फाइट बहुत ज्यादा तबाही मचाती है।
लेकिन यहाँ पर एस रैंक की फाइट नहीं थी क्योंकि हमारा एस रैंक का हीरो डांगसू सांग गिलवान के सामने टिक नहीं पाया। इससे पहले कि एक एस रैंक का हीरो तबाही मचाता, सांग गिलवान ने उसको हरा दिया और उसी वक्त सामने दिखाते हैं डांगसू बेचारा जख्मी हालत में बिल्डिंग के मलबे में पड़ा होता है, लेकिन सांग गिलवान वहाँ पर नहीं होता और यहाँ पर बताते हैं कि जिन्वू का बाप पावर में जिन्वू से भी ज्यादा पावरफुल है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 31 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।